नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कासगंज एसडीएम वैभव शर्मा पर रामपुर में लगे 45 करोड़ के घोटाले के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी है और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज है। वहीं उन्होंने सोरो को तीर्थ नगरी घोषित होने के बावजूद भी विकास न होने के संबंध में कहा कि सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल यूपी में ही है। सभी तीर्थ स्थलों पर विकास कराया जा रहा है। पर्यटन दिवस पर सबसे ज्यादा पर्यटन यूपी में आते हैं। भगवान वारा की नगरी में भी विकास होगा और स्वयं अगली बार दर्शन करने मैं खुद आऊंगा। आप ये चिंता न करो, आप ये समझ लो हमारी सरकार में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के तेतरी देवी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज में स्थापित तेतरी देवी की मूर्ति का अनावरण भी किया। एलजी मनोज सिन्हा ने अलीपुरा मंदरा गांव में ग्राम सचिवालय अतिथि गृह का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन देश की प्रगति को रोकने के लिए साजिश भी की जा रही है। ऐसे में सभी को इन साजिशों को लेकर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कार्यक्रमों के बाद एलजी मनोज सिन्हा वाराणसी के लिए भी रवाना हो गए। हम अपनी जिम्मेदारी भी समझे, क्योंकि लगातार षड्यंत्र कोशिशें होंगी कि ये जो व्यवस्था चल रही है, भारत मजबूत हो रहा है। केवल यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस साजिश में शामिल होगी कि भारत की प्रगति जो बढ़ हो रही है तेजी से, इसे कैसे रोका जाए। अनेक प्रकार के षड्यंत्र होंगे। इन षड्यंत्रों से सावधान रहना। अगर थोड़ी भी चूक हमसे हुई तो लंबे कालखंड तक हम गुलाम रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर से अगर हम लड़खड़ाए तो हमारा स्वाभिमान जो आज जागृत हुआ है, जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से विचलित हो जाए। ये आवश्यक है। जब हमको वक्त आवे, जब समय की मांग हो, तो हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। उस समय हम मुगालते में पड़ जाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन होगा, इन प्रश्नों पर आप विचार करें और जो योजनाएं पिछले 8-9 वर्षों में चली हैं। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद प्राइम टीवी ने एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से खास बातचीत की है। उन्होंने सद्दाम की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता बताया। साथ ही कहा कि सद्दाम ने शूटर्स को अशरफ से बरेली जेल में मिलवाया भी था। अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके जेल में मुलाकात कराने का काम भी अशरफ ने किया था। 1 लाख का इनामिया है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सद्दाम की गिरफ्तारी से कई अहम राज से पर्दा भी उठ सकता है। अशरफ के नाम पर जमीनों का कारोबार भी सद्दाम करता था। सद्दाम की गिरफ्तारी से अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी आसान होगी। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली से सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार अशरफ का साला सद्दाम फरार चल रहा था। इस मामले को लेकर के एसटीएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। कई बार लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद जिस तरीके से बरेली की एसटीएफ यूनिट लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थी, उसी दौरान जब सूचना मिली तो उसके बाद एसटीएफ की यूनिट ने सद्दाम को गिरफ्तार किया। कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई, उस बात में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडीजी एसटीएफ साहब अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एसटीएफ की टीम लगातार तलाश कर रही थी, सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, कैसे क्या कुछ सफलता मिली और इसके बाद आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी इसमें और लोग भी फरार हैं? सद्दाम काफ़ी समय से फरार चल रहा था और ये लगातार अपना स्थान भी बदल रहा था। एसटीएफ को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये बेंगलोर, मैसूर, महाराष्ट्र आदि में अपना ठिकाना बदल के रह रहा था और कुछ समय से ये दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में
एसटीएफ की बरेली यूनिट लगातार इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली में ये अपनी महिला मित्र के साथ जिस फ्लैट में रह रहा था वहाँ तक एसटीएफ पहुँच गई और एसटीएफ ने इसको कल रात्रि में गिरफ्तार कर लिया है। सर बात की जाए जैसे कि पहले एक सूचना मिली थी कि सद्दाम जो है विदेश से जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था वहां पर एसटीएफ जब तक पहुंची थी तब तक ये फरार हो गया था, उसके बाद ठिकाने बदलने लगा, तो कैसे इसकी घेराबंदी हुई सर? विदेश जाने की बात अभी प्रमाणित नहीं हुई है, उसके बारे में कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है, इंट्रोगेशन में भी नहीं आई है। लेकिन ये जिन स्थानों पर छुप छुप के रह रहा था उसके बारे में इंट्रोगेशन जारी है। सर बात की जाए अभी जो दो मुख्य आरोपियों की बात करें जिन पर 5-5 लाख के इनाम है, गुड्डू मुस्लिम और साबिर, उनकी भी तलाश के लिए एसटीएफ लगी हुई है। क्या लगता है कि अब सद्दाम पकड़ में आ गया, उसके बाद सफलता करीब है? ये जो भी जानकारी से प्राप्त होगी उससे ऐसा लगता है कि कुछ और हमें सफलताएं मिल सकती हैं और ऐसी ही जानकारियों के आधार पर सफलताएं मिलती भी हैं, तो हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा सद्दाम एसटीएफ की पकड़ में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो दो आरोपी अभी और फरार हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ जिंदगी से निराश लोगों के लिए अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। जिंदगी से हताश लोग सुसाइड के लिए इसे चुन रहे हैं। अक्सर हताश युवा गोमती रिवर फ्रंट पर बने पुल से नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट युवाओं का सबसे पसंदीदा अड्डा है, जहां पर युवाओं को मॉर्निंग वॉक करने के अलावा अपने दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताने आते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर गोमती नदी के किनारे 8 किलोमीटर तक फैले इस गोमती रिवर फ्रंट में हर उम्र के लोग के लिए कुछ ना कुछ खास है। लेकिन कुछ सालों से अब युवाओं का ये पसंदीदा पॉइंट सुसाइड पॉइंट भी बनता जा रहा है। यहाँ पर युवक और युवती समेत बुजुर्ग भी आत्महत्या करते नजर आते हैं। हालांकि वहां मौजूद श्रीपाल निषाद कई लोगों को बचा भी लेते हैं और उन्हें नई जिंदगी देते हैं। वो अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं, लेकिन श्रीपाल किन हालातों से गुजर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। श्रीपाल लोगों की जान बचाने के बदले कोई रुपए नहीं लेते हैं। उनकी तमाम पीढ़ी ये काम करती आ रही है। सपा सरकार में बना गोमती रिवर फ्रंट युवाओं की पसंदीदा जगह भी बन गई, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग वॉक की बात की जाए या फिर घूमने के साथ साथ सुखद पल उठाने की बात की जाए, वो सभी युवाओं को बहुत ही भा रहा है। क्योंकि ये आप गोमती किनारे रिवर फ्रंट की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सपा सरकार में बना था और ये लगभग 8 किलोमीटर के पूरे दायरे में बनाया गया था। यहाँ पर ज़्यादातर युवाओं को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि युवा अक्सर आते हैं और सुखद पल बिताते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने घर को रवाना हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये रिवर फ्रंट युवाओं को भा रहा है, उसके साथ साथ यही रिवर फ्रंट अब सुसाइड पॉइंट भी बनता जा रहा है, क्योंकि मौत को गले लगाने वालों को भी अब रिवर फ्रंट बहुत ही भाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर मौत को गले लगा रहे हैं। सामने जो आपको पुल दिख रहा है, ये जो पुल है, इस पर से भी अक्सर देखा गया कि जो छात्र हैं या फिर जो युवा हैं या छात्राएं हैं, उनके द्वारा यहाँ से छलांग लगाई गई। कई लोग तो बचे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। उसी के बगल की अगर हम दूसरा पुल अगर दिखाएंगे, तो जो ये आप दूसरा पुल देख रहे हैं, ये पुल लोगों का सेल्फी पॉइंट पुल माना जाता है, क्योंकि इस पुल से जो भी गुजरता है वो इस पुल पर लगातार सेल्फी लेता है और बिना सेल्फी लिए उसकी गाड़ी का पहिया नहीं नाचता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इसी पुल पर लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के बाद एकाएक गोमती में छलांग भी लगा देते हैं, क्योंकि ये पुल जितना सेल्फी पॉइंट माना जाता है उतना ही सुसाइड पॉइंट भी माना जाने लगा है, क्योंकि अब यहाँ पर पुलिस का पहरा भी लगना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर से लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो भी देखने को मिलते रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए, रिवर फ्रंट किनारे जो गोताखोर रहते हैं वो लगातार यहाँ पर घूमते रहते हैं। अगर कोई कूदता है तो उसको बचाने के लिए भी तत्पर
तैयार रहते हैं। यहाँ पर ये जो गोमती देख रहे हैं, इसी गोमती में लगातार छलांग लगाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिर लोग चाहे लखनऊ के हों या फिर लखनऊ के बाहर के, क्योंकि बाराबंकी हो, सीतापुर हो, उन्नाव हो, इन सभी जगहों के यहाँ पर आंकड़े सामने आ चुके हैं और यहाँ पर से लोग सुसाइड करने के लिए कूद चुके हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल भी एक बाराबंकी से यहाँ पर 11वीं की छात्रा पहुंची थी और उसने मौत को गले लगा लिया था। उस दौरान भी यहाँ पर जो गोताखोर श्रीपाल की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही उसे देखा तुरंत गोमती में उतरे और उसको बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वो डूब चुकी थी और उसकी मौत भी हो चुकी थी। अब आप कहेंगे वो श्रीपाल कौन है जो लोगों की लगातार जान भी बचा रहा है और अपने यहाँ पर दिन भर तैनात रहता है। वो श्रीपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी हालत देख रहे हैं। इसी हालत में वो यहाँ पर लगातार रहते हैं और बिना किसी परवाह के, बिना किसी सैलरी के वो लोगों को बचाने का काम भी करते हैं। श्रीपाल जी, ये बताइए, बैठे रहिए, ये बताइए आप यहाँ पर कहाँ आते हैं, रहते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। आप यहाँ पर कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम काम तो बचपन से कर रहे हैं। हमारे पिताजी जो थे, उन्होंने जब साथ में आते थे, हम लोग पढ़ाई भी करते थे और पिताजी उस समय बहुत गरीब थे, वो आज भी गरीबी है। जब से आज तक हम करते काम चले आ रहे हैं, हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा अगर आपके आँख के सामने अगर कोई बात वारदात ऐसी अगर होती है तो अपना नाश से अर्थ छोड़ के उसको बचा लेना। तो ये बताइए, फिलहाल तो आप यहाँ पर ही हैं, पुलिस जब भी यहाँ पे कोई सुसाइड करने के लिए आता है, पुलिस आपको ही बुलाती है। क्या सरकार आपको कोई सहायता देती है कि यहाँ पर जो लोग कूद रहे हैं उनको बचाने के लिए? क्योंकि पीएससी के प्लाटून भी हैं, वो भी लगातार गोमती में उतरते हैं, जब उतरता है उसको निकालने के लिए। एसडीआरएफ भी है, वो भी निकालती है। आप एक प्राइवेट हैं, आपको बिना सैलरी के ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस जो आती है, पुलिस भी आपको ही बुलाती है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ करते हैं, कैसे क्या कुछ काम रहता है? पुलिस आती है और कहती भी है, मगर डीआरएफ वाली टीम जो आती है तो निकाल तो नहीं पाते हैं, निकालते हैं हम ही लोग हैं। मगर पुलिस कहती है केवल आप भैया जैसे आप लोग निकाल देते हो और डीआरएफ वाले नहीं निकाल पाते हैं, तो हम लोग करते हैं वही काम। मगर अब क्या है, सेवा है, सेवा है, संस्कार और कुछ है ही नहीं। हम लोग को सरकार की तरफ से कोई सहायता ही नहीं है। सहायता तो नहीं मिलती, आप यहीं पर रहते हैं, परिवार कैसे पालते हैं फिर अपना? परिवार जो पौवा से आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो मिल गए तो यहीं बेच लेते हैं, बस वैसे से जैसे तैसे खर्चा चल रहा है। अच्छा ये बताइए जी, यहाँ पर आप सालों से हैं, अब तक कितने लोगों को जीवित निकाल चुके हैं? क्योंकि ये अब सुसाइड पॉइंट माना जाता है, लोग यहाँ पर मौत को गले लगाने के लिए आते हैं, तो अब तक कितने लोगों को आप यहाँ पर से जीवित निकाल चुके हैं और कितने शव बरामद कर चुके हैं? सर अभी तो कहना मुश्किल है और निकाले तो अब बिगर गिनती के हैं। अब कैसे बताएं आपको, साल में तो 2-4-10 हज़ार आदमी तो ऐसे ही हो जाता है। अब आप आंकड़ा खुद ही लगा लो कितने निकाल चुके हैं। अभी अगर हाल के दिन की बात करें तो लगभग कितने निकाले होंगे? अभी ये 3 दिन के अंदर 3 बॉडियाँ निकली हैं, 1-2 जिंदे बचे हैं और 1 मृत्यु। ये अभी यही 3 दिन के अंदर, और उसके पहले तो कई निकाल चुके हैं। तो क्या लगता है, पुलिस यहाँ पर जो आती है, पुलिस गश्ती करती है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर कूद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का हीला हवाली रहता है? पुलिस जब पता पाती है, जब हम लोगों का कोई अगर फ़ोन करता है 112 पे या तब आती है पुलिस, भैया वहाँ कूद गया, चलो चल के निकाल दो, तो हम लोग जाते हैं। डीआरएफ वाले भी मौके पे नहीं पहुँच पाते हैं, मगर हम लोग कोशिश प्रयास यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके तो जिंदा ही बचा लें। तो जिस तरीके से ये श्रीपाल हैं, श्रीपाल की तस्वीर भी देखी, किन हालातों में रहते हैं, कैसे परिवार को पालते हैं और यहाँ पर जो लोग कूदते हैं उनको कैसे बचाते हैं। लेकिन जो बात की जाए सरकार के द्वारा, जो एसडीआरएफ की टीम होती है, पीएससी की प्लाटून होती है, जो गोमती में रहकर लोगों को बचाने का काम करती है, जब तक वो पहुँचती है तब तक ये लोगों को बचाकर बाहर भी निकाल लाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो आंकड़े बताए, उस आंकड़ों से साफ
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं की पसंद जिस तरह से रिवर फ्रंट है तो उसी तरीके से रिवर फ्रंट के बगल की गोमती भी बनती जा रही है और वो सुसाइड पॉइंट भी बनता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर रायबरेली से है, जहां गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूरी गांव में एक कलयुगी बेटी ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी मां और मासूम भाई को चाय में मिलाकर जहर दे दिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आज सुबह किसी बात को लेकर चंद नरेश की 18 वर्षीय बेटी रोशनी ने अपनी मां गंगा देवी और मासूम भाई सूरज को चाय में जहर मिलाकर पिला दिया। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। घटना से पूरे गांव में हड़कंप तक मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजन दोनों मां बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। चर्चा ये भी है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने ये भयावह कदम उठाया। ये गंगा देवी करीब एज है उनकी 35 साल है। उनका एक लड़का है करीब, उसका नाम है सूरज, 10 साल का है, जो कि ये CSC जगतपुर से रेफ़र किया गया था। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस था। बाकी अटेंडेंट से पता करने में यही पता चला कि उनके फैमिली के जो उनके लेडी जो गंगा देवी है, इनकी बेटी इनको चाय में जहर मिला के दे दी। ये तो अब जाँच का विषय है पुलिस का, आगे क्या होता है। बाकी ये लोग रहने वाले पंपापुर थाना गदागंज के रहने वाले हैं। बाकी इनकी नाजुक स्थिति बनी है। इन दोनों को एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर अनियंत्रित तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार में टक्कर मार दी। बस की टक्कर से कार सवार महिला और मासूम बच्चे समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुरा चौराहे का है, जहां परशदेपुर के गणेश निवासी अपने परिवार के साथ कार से लखनऊ अपने घर जा रहे थे। वहीं त्रिपुरा चौराहे के पास रोडवेज बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर एसके सिंह, EMO, जिला अस्पताल रायबरेली। दरअसल ये एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक त्रिपुरा चौराहा पे एक्सीडेंट हुआ है। एक बोलेरो बस से हुआ है, प्लस उसमें एक कार थी, जिसमें कार सवार करीब 6 लोग थे, जो कि वो लोग घायल हुए हैं। उनको पुलिस द्वारा लाया गया, जिसमें से एक का सबसे ज़्यादा सीरियस केस है, जिसमें हेड इंजरी हुआ है, उसको एडमिट कर दिया गया। बाकी जो एक छोटा सा बच्चा भी है, करीब 6 या 7 साल का बच्चा भी है, और बाकी 2 लेडीज़ें 70-80 साल की हैं, जिनको चोटें आई हैं। बाकी सभी को एडमिट करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगली खबर बदायूं से है, जहां गुरुवार को ईद मिलाद उन नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल हाफिज मौलाना इमाम साहब का जगह जगह फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और नात कव्वाली भी गाई गई। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर तकिया खेड़ा, महल का वाली जियारत, चांदनी चौक, त्रिपोलिया होते हुए ककराला रोड, ककराला भसराला मोड़, हाईवे रोड होते हुए पुत्तन वाली गली, अंसारी मोहल्ले होते हुए जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। देश भर की तरह आगरा में भी ईद मिलाद उन नबी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, ये त्योहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इस मौके पर सराय ख्वाजा में शाही मस्जिद पर बच्चे नाते पाक पढ़ते हुए भी दिखाई दिए। बच्चों की प्यारी आवाज सुनकर मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। इसके बाद शाही मस्जिद में हाफिज आलम रजा ने बच्चों के साथ देश की अमन और चैन की दुआ मांगी है। इसके बाद बच्चों ने जुलूस भी निकाला। आज 1445 हिजरी को 12 रबीउल अव्वल के रोज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के मौके पर शाही मस्जिद सराय ख्वाजा के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाई। और जब इसके बाद में हम मस्जिद के बाहर निकले तो हमारे सिंधी समाज ने स्वागत किया बच्चों का, हमारा भी स्वागत किया। और यहाँ पे बहुत आपस में भाईचारा है, बड़ी मोहब्बत है।
और सारे लोगों ने मिल कर के मोहब्बत के साथ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस विलादत के मौके पर खुशियाँ मनाई हैं। जश्न ईद उल मिलादुन नबी का पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के खेरिया मोड़ पर। आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखा दें, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के द्वारा जो जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व की खासियत है जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनका जन्मदिन है और इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जुलूस निकालते हैं और कुछ मुस्लिम समाज के लोग वफ़ात के मौके पर मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं आज ईद उल जश्न मिलादुन नबी का पर्व है किस तरीके से मनाया जा रहा है। भाई साहब बहुत सुकून और शांति से मनाया जा रहा है। जन्मदिन है, एक तरह का बहुत खुशी का दिन होता है सबके लिए। और साथ में आज बहुत बड़ी बात है कि दो त्योहार हैं, एक अपना पैगंबर साहब का त्योहार है 12 वफ़ात और एक गणपति, जो कि दोनों त्योहार बड़े सुकून से बन रहे हैं। यहाँ पे उनकी भी रैलियां चल रही हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी दोनों पर्वों को लेकर, लेकिन आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से माहौल रहा और दोनों पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए गए। क्या कहेंगे, किस तरीके का मैसेज? बहुत अच्छा। हमारे पुलिस प्रशासन की सुबह से ड्यूटी रही है, उन्होंने बहुत सहयोग करा है और बहुत देखभाली करी है। और फिर कमेटी के लोग हैं, ये कमेटी के लोगों ने बहुत मेहनत करी है इन रोड को, ट्रैफिक को खुलवाने में, ट्रैफिक निकलवाने में बहुत अच्छे से हुआ। भाई साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है आज दो पर्व थे और दोनों ही पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में और ताजनगरी आगरा में मनाए गए। वहीं आज आपको बता दें कि गणेश चतुर्वेदी महोत्सव भी आज ताजनगरी आगरा में मनाया गया। गणेश चतुर्वेदी जो विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, वहीं जो ईद उल मिलादुन नबी का पर्व है उसके लिए भी तमाम बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस निकालते हैं। लेकिन आगरा पुलिस की मुस्तैदी के साथ ये पर्व शांतिपूर्वक तरीके से ताजनगरी आगरा में अदा हुए। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।